नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी का स्वागत है। हम हैं रेडियो संवाद में। हमारे साथ हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर अनिल कुमार अंकित राय। डॉक्टर राय वहां पर वरिष्ठ प्राध्यापक हैं और मीडिया जगत में उनका विशेष नाम है। आज वो रेडियो संवाद में हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका रेडियो संवाद में बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, पिछले 1.5 साल से पूरा विश्व एक कोविड महामारी से जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में जो कक्षाएं हैं और शिक्षण पद्धति है वो ऑनलाइन मोड पर चली गई है और इस स्थिति में अब एक न्यू नॉर्मल की बात कही जा रही है। तो अब ऐसी स्थिति में ये भी कॉन्सेप्ट आया है कि वर्चुअल शिक्षा कैसी हो, और इस विषय पर लगातार लोगों के विचार भी आ रहे हैं कि वर्चुअल शिक्षा कैसी हो, ऑनलाइन शिक्षा कैसी हो। इस पर आपके क्या विचार? दरअसल जो हमारे सामने इस तरह की आपात की स्थिति आती है तो हम भारतीयों की एक खूबी है कि हर समस्याओं के भीतर से या चुनौतियों के भीतर से कुछ न कुछ अच्छा सकारात्मक देखने की कोशिश करते हैं। ये कोविड का जो संकट है वैश्विक स्तर का है। स्वाभाविक है कि भारत भी इससे छूता नहीं रहा है। उसके क्या कारण है, क्या तमाम पे चर्चा न करके सिर्फ ये है कि ये जो चुनौती है महामारी की, चाहे वो कोविड का हो या कोई भी हो, उसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि इस चुनौती को हमें अवसर में बदलना है। और आप देखें कि सरकार के स्तर पर किस तरह से इसको अवसर में बदला गया, किस तरह से तमाम समस्याओं में से बेहतर रास्ता निकालने की तलाश की गई। शिक्षा जगत में भी स्वाभाविक है कि ये बहुत बड़ी, और मुझे लगता है कि शिक्षा जगत पर बहुत ज्यादा इसका असर पड़ा है, क्योंकि घर का 3 साल का बच्चा लेकर के और 30 साल तक का युवा शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो 3 साल से 30 साल तक का हर घर का बच्चा इससे प्रभावित हुआ है। सारे काम धाम कमोबेश चलते रहे, कुछ कुछ बंद हो करके, लेकिन शिक्षा जगत, जो विश्वविद्यालय परिसर हैं, जो स्कूल है, वो भौतिक रूप से बंद रहे, लंबे अरसे से बंद हैं, अभी भी बंद हैं। अभी भी कक्षाओं की पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं शुरू हो पाई है। तो ऐसे में एक अवसर के रूप में जो हम लोग डिजिटलाइजेशन के बाद चल रहे थे, डिजिटल इंडिया मूवमेंट चल रहा था हम लोगों का, स्वच्छता अभियान चल रहा था हम लोगों का, देश स्वच्छता अभियान को लेकर के बहुत जागरूक हो रहा था, देश डिजिटल उपयोग को लेकर के, आहार व्यवहार का आचार व्यवहार को लेकर के बहुत सजग हो रहा था। इस कोरोना काल ने उसको और मजबूत किया है। स्वच्छता, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, स्वच्छता का असर पड़ा है। इस कोरोना काल ने परोक्ष रूप से हमारा सहयोग किया है। प्रदूषण की मात्रा कम हुई है, जल में भी और थल पर भी, वायु में, सब जगह प्रदूषण की मात्रा। शिक्षा जगत में डिजिटल व्यवहार प्रयास चल रहा था कि डिजिटल व्यवहार का हम लोग ज्यादा उपयोग करें, डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएं। कोरोना काल में एक मजबूरी के रूप में ऑनलाइन शिक्षा के लिए कक्षाएं बंद हो गई, विश्वविद्यालय परिसर के गेट बंद हो गए, स्कूल के दरवाजे बंद हो गए, लेकिन विद्यार्थियों को शिक्षित करना है, विद्यार्थियों तक उन जानकारी भेजनी है, उनकी पाठ्यचर्याओं को पढ़ाना है। तो ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से ये विकल्प तलाशा गया कि विद्यार्थी घर बैठा रहे, शिक्षक अपने घर बैठा रहे, लेकिन दोनों के बीच में एक अंतर संबंध पढ़ने पढ़ाने की जो गति है वो कम न होने पाए, रुकने ना। तो ऑनलाइन के माध्यम से विद्यार्थी और शिक्षक जुड़े, शिक्षकों ने विद्यार्थी को, और आप अब देखें कि पिछले इस कोरोना काल में वेबिनार के माध्यम से जितने ज्ञान का सृजन हुआ है, जितने विषयों पर चर्चाएं परिचर्चाएं हुई हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन हो भी रहा है, और पूरा डॉक्यूमेंटेशन हो करके अगर हमारे सामने आए तो वेबिनार के माध्यम से जितना ज्ञान का सृजन हुआ है, इतने नए नए विषयों पर अलग अलग ढंग से चर्चा परिचर्चा और विमर्श हुआ है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा दस्तावेज तैयार होगा हमारे सामने, जो कोरोना काल की देन है ज्ञान के क्षेत्र। ऑनलाइन एजुकेशन का प्रचलन बढ़ा है। पहले हम लोग बहुत कंफर्टेबल नहीं थे ऑनलाइन पढ़ने पढ़ाने में, बल्कि लगता था कि ये साधन बहुत उपयुक्त साधन नहीं है, इससे प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा। लेकिन लगभग 1 साल में, 1-1.5 साल में यूज टू हम हुए हैं, विद्यार्थी भी यूज टू हुआ है। तमाम समस्याओं के बावजूद, बिजली की समस्या होने की वजह से मोबाइल चार्ज करने की समस्या रहती है, डेटा की गरीबी की वजह से डेटा की समस्या होती है विद्यार्थियों के पास, लेकिन बावजूद इन सारी समस्याओं के बावजूद विद्यार्थी इस ऑनलाइन माध्यम से पढ़ने में अपने आप को सक्षम बनाया है, और शिक्षकों ने ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ने के अलग अलग अनुप्रयोग शिक्षकों के द्वारा किया गया है। वो जो औपचारिक प्लेटफॉर्म हैं ऑनलाइन शिक्षा के, उन प्लेटफॉर्म्स का
उपयोग करके या दूसरे अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग करके विद्यार्थियों से जुड़ने का काम किया गया। और कई कई देखने में मिल रहा है कि ये क्लासरूम शिक्षा की अपेक्षा ज्यादा प्रभावी माध्यम बनकर के हमारे सामने उभरा है। क्लासरूम के लिए समस्या है कि विद्यार्थी को 1 घंटे पढ़ना होता है क्लासरूम में, तो उसको 2 घंटे और अपना खर्च करना पड़ता है आने जाने और क्लास में बैठने। वो आने जाने का जो समय है उसका बचता है। वो जो क्लासरूम में बैठने के जो मन स्थिति उसको तैयार करनी पड़ती है, उससे वो मुक्त रहता है। वो जहां भी है, जैसे भी है, उस अवस्था में वो पढ़ाई कर सकता है, अपने समय को बचा सकता है। वो 8 घंटे, अगर 4 घंटे पढ़ना है तो 4 घंटे ही उसका खर्च होता है, जबकि वैसे 4 घंटे के पढ़ने के लिए 8 घंटे उसको खर्च करना था। तो इसलिए ये माध्यम सुगम हुआ है। और दूसरी बात की इंटरनेट व्यवस्था भारत में जिस तरह से बदली है, मोबाइल टेक्नोलॉजी की समझ जिस तरह से लोगों में हुई है, जिस तरह से लोग मोबाइल सेवी हुए हैं, जिस तरह से टेक्नो सेवी हुए हैं, टेक्नोलॉजी की समझ जिस तरह से बढ़ी है, वो एक तरह से युवा को तकनीक संपन्न भी बनाया है, तो जिसकी आज आवश्यकता है। तो इसलिए ये वर्चुअल माध्यम और दूसरी बात की भविष्य का ये प्लेटफॉर्म जो न्यू नॉर्मल, स्वाभाविक है कि अब दुनिया को लोग कोरोना पूर्व और कोरोना बाद की दुनिया जानेंगे। ईसा पूर्व और ईसा बाद की दुनिया जिस तरह से थी, वैसे ही अब कोरोना पूर्व और कोरोना बाद की दुनिया बनेगी। पूरा जो हमारा रहन सहन व्यवहार था वो इस कोरोना काल ने बदला है। हमारे सोचने समझने की शक्ति को, सोचने समझने की पद्धति को इस कोरोना काल ने प्रभावित किया है, बदला है। और ये बदलाव सकारात्मक हुआ है। अच्छी बात है कि ये बदलाव सकारात्मक हुआ है। कोरोना काल से हमारा जीवनचर्या किस तरह से बदला है ये बताने की जरूरत नहीं है। हम किस तरह से स्वास्थ्य को लेकर के सजग हुए हैं, किस तरह से अपनी भारतीय परंपरा को लेकर के सजग हुए हैं, किस तरह से स्वच्छता को लेकर के हम सजग हुए हैं, किस तरह से पढ़ने लिखने को लेकर के हम सजग हुए हैं, और किस तरह से भौतिकवाद या जिसको अंधा दौड़ गांधी जी कहते थे, जिसको अंधा दौड़, उस अंधा दौड़ से किस तरह से हम मुक्त होने की प्रक्रिया में शामिल हुए हैं। ये कोरोना काल की बहुत बड़ी देन है कि कोरोना काल ने जो अंधा दौड़ एकदम भागे जा रहे थे, किस लिए भागे जा रहे हैं सोचने को फुर्सत नहीं थी। रुक करके हमने सोचा है, समझा है और एक तरह से महसूस किया है कि जीवन वास्तव में क्या है, समाज वास्तव में क्या है, परिवार वास्तव में क्या है, हम कौन हैं, हमें क्या करना चाहिए, जीवन कैसा है, ये समझने का एक अवसर कोरोना काल ने हमें दिया है। तो स्वाभाविक है कि कोरोना काल की तमाम समस्याओं, तमाम उसके जो दुर्गुण थे, कोरोना काल की जो तमाम एक तरह से भयावहता थी, वो अपनी जगह पर है। लेकिन उसके जो ये पक्ष हैं, जिसने हमें सचेत किया है, जिसने हमें सजग किया है और जिसने हमें मूल्यवान बनाया है, जिसने हमें गुणवत्तावान बनाया है, उसके लिए जो है मतलब कि एक तरह से कोरोना काल सबके जीवन में एक अवसर के रूप में उपलब्ध हुआ है। शिक्षा जगत में वर्चुअल एजुकेशन जो है वो भविष्य का प्लेटफॉर्म होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आप देखें कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ढेर सारे पाठ्यक्रम को, लगभग 176 पाठ्यक्रम को, यूजी और पीजी के पाठ्यक्रम को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों को अवसर दिया है। पहले हम भौतिक रूप से अध्ययन अध्यापन हो रहा था विश्वविद्यालयों में, दूरस्थ माध्यम से अध्ययन अध्यापन हो रहा था। अब ऑनलाइन माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से पढ़ने पढ़ाने का एक अवसर विश्वविद्यालय आयोग ने, अनुदान आयोग ने ये प्रावधान किया है और तमाम विश्वविद्यालयों को यूजी, पीजी, एमबीए तमाम पाठ्यक्रमों को संचालित करने के लिए मान्यता अभी पिछले दिनों दिया गया है। तो ये और भविष्य में पूरे के पूरे विश्वविद्यालय हो सकता है कि ऑनलाइन विश्वविद्यालय के रूप में हमारे सामने उपस्थित होंगे। उससे दूरियां खत्म हो जाएंगी। जो दूरियों की समस्या थी कि सुदूर का व्यक्ति दूर जाकर के विश्वविद्यालय परिसर में रह करके नहीं पढ़ पाता था, उसके तमाम कारण होते थे। आर्थिक समस्या भी होती थी, उसकी पारिवारिक समस्या होती थी, उसकी सामाजिक समस्या होती थी, लड़कियों के लिए तमाम समस्याएं होती थी सामाजिक, जिसकी वजह से वो दूर जाकर के नहीं पढ़ाई कर पा रही थी। आर्थिक समस्या होती थी जिससे दूर जाकर के, या जागरूकता नहीं होती थी कि हम दूर जाकर के हॉस्टल में रहें, पढ़ाई करें। बहुत कम लोगों को अवसर उपलब्ध था दूर जाकर के पढ़ने का, विश्वविद्यालय परिसरों में जाकर के पढ़ने का। या ऑनलाइन शिक्षा अब सबके द्वार पहुंचेगी, शिक्षा द्वार द्वार होगी। अब हर जिसके हाथ में मोबाइल है उसके हाथ में शिक्षा है। उसका मोबाइल ही उसका विश्वविद्यालय होगा, उसका मोबाइल ही उसके शिक्षक होंगे, उसका मोबाइल ही विश्वविद्यालय प्रशासन होगा। उसी मोबाइल से वो प्रवेश भी लेगा, उसी मोबाइल से वो क्लास भी करेगा, उसी मोबाइल से वो एग्जाम भी देगा और उसी मोबाइल से वो प्रमाण पत्र भी अपना पा जाएगा। तो समझिए कि शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा एक तरह से लिबरल लोगों को की है, लोगों को स्वतंत्र की है शिक्षा पाने के लिए। मुझे लगता है कि ये कोरोना की देन है कि कोरोना ने हमें एक
एक नए ढंग से सोचने के लिए, नई पद्धति में जाने के लिए, मजबूरी में ही सही लेकिन नई पद्धति में जाने के लिए एक मौका दिया है और हम उस नई पद्धति का आज स्वागत कर रहे हैं। वो नई पद्धति कई कारणों से बेहतर पद्धति बन करके आ रही है। विश्वविद्यालय परिसर को बनाने में जितने धन की जरूरत होती है, विश्वविद्यालय के संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए जितने धन की जरूरत होती है, विश्वविद्यालय में आकर के पढ़ने के लिए जितने समय और धन की जरूरत होती है, उसकी पूर्ति करने में बहुत से लोग सक्षम नहीं। तो स्वाभाविक है कि अगर वर्चुअल संचार माध्यम, वर्चुअल एजुकेशन, अगर वास्तव में वर्चुअल एजुकेशन का प्रावधान भारत जैसे देश में होता है तो सब, और पूरी बात की वर्चुअल एजुकेशन से जो बेहतर शिक्षक हैं, वो बेहतर शिक्षक हर विद्यार्थी को शिक्षा दे पाएंगे। पहले तो एक विश्वविद्यालय में बहुत अच्छे शिक्षक हैं, दूसरे विश्वविद्यालय में उतने अच्छे शिक्षक नहीं है, तो स्वाभाविक है विद्यार्थी जिस विश्वविद्यालय में गया, जिस पाठ्यक्रम में गया, वहीं पढ़ेगा और उसी से पढ़ेगा। अब वो खत्म हो गया। अब वर्चुअल माध्यम से आप अपने घर बैठ करके बेहतर शिक्षकों का, बेहतर पाठ्यक्रमों का, बेहतर संस्थानों का चयन कर सकते हैं बिना किसी अतिरिक्त खर्च के, और आप अपनी रुचि से अपने प्लेटफॉर्म पर प्रवेश ले करके और पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं और बिना भाग दौड़ के दूसरे अपने काम को करते हुए उस पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। वो अपने घर में रह करके, अपने काम के स्तर पर रह करके, अपने व्यवसाय को करते हुए भी वो पढ़ाई कर सकते हैं। और वो भी नहीं है कि इतने बजे से इतने बजे तक इस क्लास में, इस गुरुजी की क्लास में बैठना है, वो बाध्यता भी खत्म हो गई। अब उनका प्लेटफॉर्म ऐसा है कि सुबह गुरुजी ने अगर क्लास 9 बजे लिया और 9 बजे अगर वो मान लीजिए कि अपने कार्यालय में है, तो शाम को आकर के उस पाठ्यचर्या को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर उसका जवाब दे सकते हैं। तो ये अवसर दिया है कि समय का बंधन खत्म हुआ है विद्यार्थी के लिए, दूरी का बंधन खत्म हुआ है। मुझे लगता है कि वर्चुअल एजुकेशन एक तरह से अवसर के रूप में, एक तरह से क्या कहेंगे कि विद्यार्थियों के लिए, नई पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी अवसर, सुखद अवसर के रूप में उपलब्ध हुई है। इससे स्वाभाविक है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार और शिक्षा पाने का अवसर अधिक से अधिक लोगों को उपलब्ध होगा। निश्चित ही जो वर्चुअल शिक्षा है उसने शिक्षा के द्वार खोल दिए हैं। वर्चुअल विश्वविद्यालय की भी संकल्पना है। वर्चुअल विश्वविद्यालय का स्वरूप किस तरीके का होगा, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे श्रोताओं को बताइए। ठीक है, जिस तरह से आप देखें कि पहले संस्थान हमारे, अगर अपनी परंपरा के विद्यालयों के बारे में सोचें तो अपनी परंपरा में मैकाले जब भारत में सर्वेक्षण कर रहे थे, आकर के भारत की शिक्षा नीति को देख रहे थे और उन्होंने जो रिपोर्ट इंग्लैंड के पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया, उस रिपोर्ट को आप पढ़िए तो देखिए कि उनका कहना था, उनका जो अनुभव हुआ कि भारत के गांव-गांव में विद्यालय हैं, पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था गांव-गांव में है, गांव-गांव में शिक्षक हैं और अच्छी, और मजे की बात ये कि वो सारे स्कूल या अधिकांश स्कूल बिना किसी राजा के, बिना किसी अनुदान के वो सारे स्कूल चल रहे थे, सारे विद्यालय चल रहे थे। पूरे देश में उन्हें भिखारी नहीं मिला। यानी कि ये देश ज्ञान की दृष्टि से, पढ़ने पढ़ाने की दृष्टि से बहुत ही आत्मनिर्भर रहा है सदियों से। बीच के दिनों में क्या हुआ, मैकाले साहब ने क्या किया जिसकी वजह से विद्यालय हमारे खत्म हुए या विद्यालय हमारे कम हुए या विद्यालयों का स्वरूप बदला। लेकिन जरूरतें तो स्वाभाविक है कि समय के साथ बदलती रहती हैं और उन जरूरतों की पूर्ति भी करनी होती है। तो आप देखें कि इस औपचारिक विश्वविद्यालय, महाविद्यालयी शिक्षा के साथ साथ में दूरस्थ शिक्षा का प्रावधान किया गया कि जो विद्यालय में, विश्वविद्यालय में आकर के नहीं पढ़ सकता, वो दूरस्थ के माध्यम से पढ़े, वो प्रवेश ले, अपने असाइनमेंट करे, काउंसलिंग करवाए, कुछ उसकी औपचारिकता है उसको पूरा करे और उसके बाद उसको वो डिग्री उपलब्ध, अपने आपको डिग्री को पाने के योग्य तैयार करे, उसको वो डिग्री दी जाए। तो दूरस्थ के माध्यम से, दूरस्थ की चुनौतियां जो सामने आई उसको खत्म करने के लिए फिर ओपन एजुकेशन सिस्टम लाया गया, ओपन स्कूल और ओपन यूनिवर्सिटी का प्रावधान किया गया। अब ओपन यूनिवर्सिटी के बाद अब ये ऑनलाइन का समय आ रहा है, वर्चुअल का समय आ रहा है। स्वाभाविक है कि अपने देश में अभी इस तरह के प्रयोग बहुत नहीं हुए हैं। अलग अलग स्थान पर अलग अलग लोगों द्वारा सोचा जा रहा है इस क्षेत्र में। भारत सरकार ने भी पहल किया है इस क्षेत्र में, और कोरोना की जब शुरुआत हुई तो इस बात को शिद्दत से महसूस किया गया कि भारत में ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज या वर्चुअल यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी। अभी तक नहीं बन पाई हैं। भारत सरकार के नीति आयोग ने वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया के नाम से एक परिकल्पना की है, उस पर काम चल रहा है।
लेकिन समय की जरूरत है। तमाम देशों में वर्चुअल यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन दोनों से ज्यादा बेहतर माध्यम है। क्योंकि अब वर्चुअल नहीं रहा। जो वर्चुअल हमारे जेहन में आता है कि ऑनलाइन का मतलब कि दूर दूर से, अब वो ऐसा नहीं है। अब टेक्नोलॉजी इतना सक्षम हो गई है, टेक्नोलॉजी इतना समृद्ध हो गई है कि आप दूर रह करके आपको महसूस नहीं होगा कि आप दूर हैं। आपका शिक्षक लगेगा कि आपके साथ खड़ा होकर के बैठ करके बातचीत कर रहा है। जो अगर आप प्रयोगशाला में काम कर रहे हैं, वर्चुअल लैब जो आईआईटी दिल्ली ने वर्चुअल लैब तैयार किया है, अब देखें कि बीटेक एमटेक तमाम आईआईटीज वर्चुअल लैब पे काम कर रहे हैं। वर्चुअल लैब अब फिजिकल लैब से ज्यादा इफेक्टिव लैब के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुआ है। फिजिकल लैब में हम उतना एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर एरर की संभावना ज्यादा रहती है। लेकिन वर्चुअल लैब में एरर की संभावना कम रहती है। हम एक्यूरेट रिजल्ट वर्चुअल लैब से निकालते हैं, और जो प्रैक्टिस हमारी है वर्चुअल लैब पे ज्यादा बेहतर हो पा रही है। तो वर्चुअल शब्द सुन करके लगता है कि ये कुछ आभासी है और सिर्फ ये आभास दिलाती है, वास्तव में होती नहीं है। लेकिन जब हम प्रयोग में लाते हैं इस माध्यम को, तो लगता है कि ये तो आभासी से ज्यादा, ये तो वास्तविक से ज्यादा वास्तविक है। कहने को आभासी है, कहने को अवास्तविक है, लेकिन जो इसकी अनुभूति है वो वास्तविक से ज्यादा है। अगर सामाजिक समस्याओं को आप जब अपने परिवेश में, समाज में देखते हैं, तो वो उतना असर आपको जितना असर डालती है, अगर फिल्म के पर्दे पर देखते हैं तो फिल्म का पर्दा उससे ज्यादा आप पर असर डालता है। आपके अनुभव में होगा कि आप अपने घर के आसपास की, अपने समाज के आसपास की बुराइयों को, कुरीतियों को देखते हैं, तो आप उससे जितना प्रभावित होते हैं, उससे ज्यादा अगर वही समस्या फिल्म के पर्दे पर जब आती है तो आप ज्यादा प्रभावित होते हैं, ज्यादा उद्वेलित होते हैं, ज्यादा उससे आप जुड़ाव अपने आप को महसूस करते हैं। वो हमारे सबके अनुभव की चीज है। इसलिए वर्चुअल एजुकेशन, जो ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की संकल्पना की जा रही है, ऑनलाइन, अभी स्कूल ऑफ रामा की परिकल्पना की गई पिछले दिनों, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक शोधार्थी ने ये परिकल्पना की स्कूल ऑफ रामा की, और वो वर्चुअल स्कूल ऑफ रामा, जिसका उद्घाटन हो चुका है। वो राम के चरित्र को, राम के जीवन को, राम राज की जो संकल्पना है, राम के जो गुण हैं, वो किस तरह से युवाओं में, किस तरह से समाज में आए, किस तरह से विद्यार्थियों में आए, उसके लिए वो स्कूल ऑफ रामा संकल्पित है, जो वर्चुअल माध्यम से होगा। इस तरह से वर्चुअल यूनिवर्सिटीज की परिकल्पनाएं की जा रही हैं अलग अलग लोगों द्वारा, अलग अलग। अभी भारत में बहुत मुखर होकर के वो प्लेटफॉर्म सामने नहीं आया है, लेकिन भविष्य में आएगा। भविष्य इस प्लेटफॉर्म का है, और जिस दिन ये प्लेटफॉर्म वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, वर्चुअल स्कूल का, वर्चुअल कॉलेज का, जब ये प्लेटफॉर्म हमारे सामने आएगा, तो देखेंगे कि एक युगांतरकारी, एक तरह से अजीब सा बदलाव आप देखेंगे। विद्यार्थी अपने आप को शक्तिशाली महसूस करेगा। जो तमाम बुद्धिजीवी हैं, तमाम प्रोफेशनल हैं, वो अपने आप को एक तरह से यूटिलाइज्ड फील करेंगे, क्योंकि अभी तमाम कारण हो सकते हैं। किसी की नौकरी किन्हीं कारणों से चली गई है, लेकिन उसके भीतर बहुत सी क्षमता है। तमाम महिलाएं हैं, तमाम लड़कियां हैं, जो तमाम अपने सामाजिक पारिवारिक कारणों की वजह से, बहुत प्रोफेशनल होने के बावजूद, बहुत हुनरमंद होने के बावजूद एक्टिव प्रोफेशनल लाइफ में नहीं रह पाती हैं, अपने पारिवारिक कारणों की वजह से। अब उनको इस वर्चुअल यूनिवर्सिटी से एक अवसर मिलेगा। वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी से जुड़ करके अपने हुनर को, अपने प्रोफेशन को, अपने ज्ञान को लोगों को बांट सकती हैं। सेल्फ सेटिस्फेक्शन के साथ साथ एक तरह से प्रोफेशनल फीलिंग भी उनके में आएगी। सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो होगा ही, वो एंगेज्ड होंगे तो, लेकिन कुछ देने का, और दूसरी बात की एक सक्षम होने का, आत्मनिर्भर होने का अवसर भी उनको मिलेगा। तमाम प्रोफेशन, तमाम लोग, अभी जीवन हमारी जो क्या कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी चेंज हुई है। व्यक्ति रिटायर हो जा रहा है जिस उम्र में, वास्तव में उसको महसूस हो रहा है कि अब तो मेरे काम करने का समय हुआ है, और उस उम्र में वो रिटायर हो गया। उसके तमाम कारण है कि रिटायर तो ठीक है, एक उम्र के बाद वो सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा या हो जाएगा, उसके तमाम कारण हो सकते हैं। नए लोगों को नौकरी देना है तो पुराने, तो तमाम उसके कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें काम करने की क्षमता अभी अकूत बची रहती है। तो उस क्षमता का उपयोग इस वर्चुअल यूनिवर्सिटी के माध्यम से, वर्चुअल, वो अपने घर में रह करके अपनी क्षमता का वो प्रदर्शन कर सकता है। विद्यार्थी कहीं भी रह करके वर्चुअल यूनिवर्सिटी से में एडमिशन लेकर के और सीख सकते हैं, और सीख करके जो जिसकी संकल्पना सरकार के माध्यम से की गई है कि स्किल्ड इंडिया
इंडिया होगा, स्किल्ड यूथ होगा, स्किलफुल यूथ होगा तो स्किल्ड इंडिया होगी, और जब स्किल्ड यूथ होगा तो स्वाभाविक है कि आत्मनिर्भर युवा होगा, और जब आत्मनिर्भर युवा होगा तो आत्मनिर्भर भारत होगा। मुझे लगता है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटीज या वर्चुअल इंस्टीट्यूशंस एक साधन के रूप में, एक माध्यम के रूप में युवाओं के सामने, भारत के सामने उपस्थित हो रहे हैं।